इंडिया की डिफेंस का ऑलमोस्ट 1/4 हिस्सा यानी 23% अब प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। हाँ, ये एक रिकॉर्ड हाई है। सो दैट्स कूल ना। इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि टॉप प्राइवेट फर्म्स जैसे टाटा और महिंद्रा भी देश के लिए टैंक्स और एडवांस टेक डेवलप कर रही हैं। बिल्कुल। Hey, if this helps you, hit subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. So let's lock in the journey together. बिल्कुल। आज हम इंडिया के सिक्योरिटी और डिफेंस लैंडस्केप पर एक गहरी चर्चा करेंगे। ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज अबाउट अ फंडामेंटल शिफ्ट इन आवर कंट्रीज स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। Exactly. तो हमारा लर्निंग मैप क्या है? हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विस्तार से समझेंगे। ठीक है। पहले हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, फिर डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का बढ़ता रोल, ओके। उसके बाद आने वाला सुपर एडवांस्ड सुदर्शन चक्र मिशन और एंड में कुछ क्विक न्यूज एंड शॉर्ट्स। साउंड्स गुड। चलो शुरू करते हैं। चलो अब हम पहला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक नेम हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। ब्रॉड माइक्रो थीम टैकलिंग इलीगल इमिग्रेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये मिशन बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स के कॉम्प्लेक्स इशू को मैनेज करने के लिए है। अब सोर्स के अनुसार इसमें उन लोगों को डिफाइन किया गया है जो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के देश में एंटर करते हैं। इसे ऐसे समझो दोस्त, इमेजिन एक सिटी में रिसोर्सेज 100 लोगों के लिए हैं, बट सडनली 20 और लोग आ जाते हैं। ओह ओके। वहां की पब्लिक सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, हाउसिंग, सब पर स्ट्रेन पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। यही नेशनल लेवल पर होता है जब बड़े स्केल पर इलीगल इमिग्रेशन होती है। इट्स अ रिसोर्स मैनेजमेंट चैलेंज एट इट्स कोर। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इंट्रोडक्शन से साफ है कि इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है बहुत। जिसके नेशनल सिक्योरिटी से लेकर सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट्स तक होते हैं। यस। इस मिशन का एम इन्हीं चैलेंजेस को एड्रेस करना है। और इसका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना 2016 का एक डेटा एस्टिमेट करता है कि इंडिया में लगभग 20 मिलियन बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे। 20 मिलियन, दैट्स अ ह्यूज नंबर। एग्जैक्टली। ये नंबर इस इशू की स्केल बताता है कि ये कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है। सो व्हाट आर द कोर लॉजिक एंड की कंसर्न्स हियर? सोर्सेज में काफी कुछ है। पहला है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। राइट। इसमें टेरर लिंक्स और रेडिकलाइजेशन का रिस्क है, जैसा रोहिंग्या केस में देखा गया। बिल्कुल। दूसरा है क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज, स्मगलिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। तीसरा, और ये बहुत सेंसिटिव है, आते हैं डेमोग्राफिक शिफ्ट्स। राइट। असम जैसे स्टेट्स में लोकल आइडेंटिटी और कल्चर पर एक थ्रेट फील होता है, जिससे एथनिक और रिलीजियस फ्रिक्शन भी हो सकता है। और चौथा है सोशियो इकोनॉमिक बर्डन्स, जैसे पब्लिक सर्विसेज पर स्ट्रेन और लोकल वर्कर्स के लिए जॉब डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट। तो इन चैलेंजेस से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? कई लेवल पर काम हो रहा है। लेजिस्लेटिव मेजर्स में नए कानून जैसे इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025, जो डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट पर फोकस करता है। हाँ। फिर असम में अपडेटेड नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीएए 2019। बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी बहुत फोकस है ना। इंडो बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग तो है ही, बट अब हम स्मार्ट सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है CIBMS। करेक्ट। CIBMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम एक डिजिटल फेंस जैसा है। डिजिटल फेंस? हाँ। नॉर्मल तार की फेंसिंग के बदले इसमें रडार्स, सेंसर्स और ड्रोन्स का एक नेटवर्क है जो घुसपैठ को रियल टाइम में पकड़ सकता है। वाओ। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स यानी FTs बनाए गए हैं, जो इन केसेस को हैंडल करने के लिए क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं। ओके, व्हाट अबाउट द वे फॉरवर्ड? आगे का क्या प्लान है? वे फॉरवर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करना, बॉर्डर मैनेजमेंट को CIBMS जैसे टेक से और स्ट्रॉन्ग बनाना और एक नेशनल रेफ्यूजी लॉ बनाना, ताकि जेन्युइन रेफ्यूजीज और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स में आसानी से फर्क किया जा सके। बिल्कुल। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इन पॉलिसी से ऑन ग्राउंड बॉर्डर मैनेजमेंट और सिटीजनशिप डेफिनेशन में बड़े चेंजेस आते हैं। और इससे सोशल और पॉलिटिकल डिबेट्स भी होते हैं जो हम देखते ही हैं। सही बात है। एग्जैक्टली। तो इसका कंक्लूजन ये है कि ये एक मल्टी लेयर्ड प्रॉब्लम है। इसे टैकल करने के लिए सिर्फ दीवार खड़ी करना काफी नहीं है। राइट। ये एक फंडामेंटल चैलेंज है जो नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर स्टेट्स के सोशल फैब्रिक के बीच एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंस मांगता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और डिप्लोमेसी तीनों का साथ जरूरी है। वेट, आपने CIBMS को स्मार्ट फेंस कहा। व्हाट मेक्स इट स्मार्ट? कैन यू पेंट अ पिक्चर कि ये ग्राउंड पर बार्ब्ड वायर से अलग कैसे दिखता है? ऑफ कोर्स। सोचो, बार्ब्ड वायर अंधा है। कोई रात में काट के निकल जाए तो शायद पता भी ना चले। राइट। CIBMS अंधा नहीं है। इसमें थर्मल इमेजेस हैं जो अंधेरे में भी इंसान की गर्मी डिटेक्ट कर लेते हैं। इसमें ग्राउंड सेंसर्स हैं जो किसी के चलने की वाइब्रेशन पकड़ लेते हैं। अच्छा। और जैसे ही कुछ डिटेक्ट होता है, एक ड्रोन उस जगह की लाइव वीडियो फीड कंट्रोल रूम में भेज देता है। इट्स अबाउट बीइंग प्रोएक्टिव, नॉट रिएक्टिव। गॉट इट। अब NRC और CAA ये दोनों हमेशा साथ में डिस्कस होते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है इन वन लाइन? सिंपल। NRC का फोकस इंडिया के अंदर ऑलरेडी रह रहे लोगों में से सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अंदर। जबकि CAA पड़ोसी देशों से आई कुछ स्पेसिफिक परसिक्यूटेड कम्युनिटीज को सिटीजनशिप देने का एक पाथ प्रोवाइड करता है। एक अंदर देख रहा है, दूसरा बाहर से आ रहे लोगों के लिए है। समझे? समझ गई। ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स यानी FTs रेगुलर कोर्ट से अलग कैसे हैं? दे आर नॉट एग्जैक्टली कोर्ट्स, दे आर क्वाजी जुडिशियल बॉडीज। ठीक है। इनका सिर्फ एक काम है, ये डिसाइड करना कि कोई पर्सन इलीगल फॉरेनर है या नहीं। इनका पर्पस बहुत स्पेसिफिक है, इसलिए इनका प्रोसेस रेगुलर कोर्ट से फास्टर होता है। अच्छा, वे फॉरवर्ड में नेशनल रेफ्यूजी लॉ मेंशन है, तो क्या अभी इंडिया में रेफ्यूजीज को हैंडल करने के लिए कोई लॉ नहीं है? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। अभी कोई स्पेसिफिक डोमेस्टिक लॉ नहीं है जो एक जेन्युइन रेफ्यूजी
मतलब जो अत्याचार से भाग रहा है, राइट। और एक इकोनॉमिक माइग्रेंट जो बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए आया है, के बीच में साफ साफ फर्क करे। ये लॉ उस कंफ्यूजन को दूर करेगा और लीगल क्लैरिटी लाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पर, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ यूनिक फूल प्रूफ आइडेंटिटी। इससे डुप्लीकेशन और फ्रॉड रुकता है। जब हर सिटीजन का एक यूनिक रिकॉर्ड होता है तो गवर्नमेंट स्कीम्स और सिक्योरिटी ट्रैकिंग बहुत आसान और एफिशिएंट हो जाती हैं। चलो अब पॉज करके की कंसर्न्स वाले पार्ट को जोर से बोलो, प्रैक्टिस से। इन शॉर्ट, इलीगल इमिग्रेशन एक सिक्योरिटी और सोशो इकोनॉमिक चैलेंज है जिसे इंडिया टेक्नोलॉजी और पॉलिसी दोनों से टैकल कर रहा है। सो फार हमने नेशनल सिक्योरिटी के एक साइड को देखा, अब हम देखते हैं कि इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को इंटरनली कैसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है। सही ट्रांजिशन है आत्मनिर्भरता की तरफ। टॉपिक नेम, प्राइवेट सेक्टर शेयर इन डिफेंस प्रोडक्शन। ब्रॉड माइक्रो थीम, बूस्टिंग सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ये टॉपिक है अबाउट प्राइवेट कंपनीज का रोल इन मेकिंग डिफेंस इक्विपमेंट फॉर इंडिया, जो अभी रिकॉर्ड हाई पर है। बेसिकली आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम। पहले सोचो कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी यानी डीपीएसयूज ही टैंक्स बनाती थी। हाँ, वही इमेज थी। अब इमेजिन करो कि टाटा, एल&टी या महिंद्रा जैसी कंपनीज भी एडवांस्ड फाइटर जेट कंपोनेंट्स और मिसाइल्स बना रही हैं। दैट्स द शिफ्ट। बिल्कुल। कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्राइवेट सेक्टर का शेयर FY 2024-25 में रिकॉर्ड 23% तक पहुंच गया है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की एक ह्यूज सक्सेस स्टोरी है। ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कुछ सॉलिड पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स DMA का क्रिएशन। इनसे कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ, राइट? हाँ, तीनों सर्विसेज के बीच। फिर आते हैं पॉलिसी रिफॉर्म्स, जैसे डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर यानी DAP 2020, जो साफ कहता है कि डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट को प्रायोरिटी देनी है। और इसमें FDI पॉलिसी का भी रोल है। अब 74% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से आ सकती है। मतलब फॉरेन कंपनीज बिना स्पेशल अप्रूवल के इंडियन डिफेंस फर्म्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं। और एक चीज है, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट यानी PILs। ये बेसिकली एक नो इंपोर्ट लिस्ट है ना? सही पकड़ा। इस लिस्ट पे जो 5500 से ज्यादा आइटम्स हैं, उन्हें इंडिया में ही बनाना कंपलसरी है। जबरदस्त आइडिया ना? बहुत। बिल्कुल। और इसको सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। करेक्ट। और एक पूरा इनोवेशन इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। IDEX यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस और आदिति जैसे प्लेटफॉर्म्स स्टार्टअप्स को फंड और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक सवाल है, चैलेंजेस भी तो होंगे। बिल्कुल है। प्रोडक्शन में लैग हैं, हम अभी भी एक्सपोर्ट टारगेट्स मिस कर रहे हैं, और हम रॉ मटेरियल्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए अभी भी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। और ये डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स एक बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क है। इससे सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकती है। जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में डिले हुआ था। एग्जैक्टली, जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। फिर आते हैं टेक्नोलॉजिकल गैप्स। सिर्फ विदेशी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर काफी नहीं है, हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी यानी AOT पर फोकस करना होगा। गुड क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है सिर्फ लाइसेंस लेके एक प्रोडक्ट बनाना। राइट, कॉपी पेस्ट जैसा। AOT का मतलब है उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से समझना, एब्जॉर्ब करना और फिर उसे इंप्रूव करके आगे नए प्रोडक्ट्स बनाना। इट्स अबाउट लर्निंग, नॉट जस्ट कॉपिंग। परफेक्ट। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इससे देश में हाई टेक जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडिया का इंपोर्ट बिल कम होता है और इंडिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ बढ़ रहा है। इट्स अ बिग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। तो कंक्लूजन क्या है? The conclusion is this shift is more than an economic policy. It's a strategic pivot. Potential बहुत है, but challenges जैसे tech gaps और import dependency को solve करना जरूरी है to become truly आत्मनिर्भर। लेट्स क्लैरिफाई अ फ्यू थिंग्स। ये S-400 डीले का एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये दिखाता है कि जब हम क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड करते हैं तो उनके पॉलिटिकल इश्यूज या सैंक्शन से हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी सिक्योरिटी दूसरों के हाथ में चली जाती है। एग्जैक्टली, इसीलिए सेल्फ रिलायंस जरूरी है। IDEX और आदिति में क्या फर्क है? दोनों ही इनोवेशन को सपोर्ट करते हैं। थिंक ऑफ IDEX एज द मेन स्टेज फॉर डिफेंस इनोवेशन। ओके, एक प्लेटफॉर्म। और आदिति उस स्टेज पर एक स्पेसिफिक शो है। ये IDEX के अंदर एक स्कीम है जो स्टार्टअप्स को न्यू क्रिटिकल टेक डेवलप करने के लिए ग्रांट्स देती है। सो आदिति इज अ टूल दैट IDEX यूजेस। गॉट इट। और ये पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट्स का आइडिया साउंड्स कॉम्प्लेक्स। इट्स सिंपल दोस्त, ये एक नो इंपोर्ट लिस्ट है। इस लिस्ट पर जो आइटम्स हैं उन्हें इंडिया में ही बनाना कंपलसरी है, बस। FDI 74%, ऑटोमेटिक रूट का क्या मतलब है? मतलब फॉरेन कंपनीज इंडिया की डिफेंस फर्म्स में 74% तक इन्वेस्ट कर सकती हैं बिना गवर्नमेंट के स्पेशल अप्रूवल के। दिस ब्रिंग्स मनी एंड टेक्नोलॉजी बोथ। ओके, अब चैलेंजेस सेक्शन को पॉइंट्स में प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करो। रिहर्स। In short, India is successfully increasing private sector participation in defense, but overcoming tech and import challenges is the next big step. तो हमने बात की कि हम डिफेंस इक्विपमेंट अब देश में बना रहे हैं, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? Important सवाल। और फ्यूचर की लड़ाइयों के लिए क्या बनाना जरूरी है? यहाँ पर आता है हमारा अगला टॉपिक, एक फ्यूचर टेक मिशन जो इंडिया की स्काई को सिक्योर करेगा। I know where this is, Brian. टॉपिक नेम, सुदर्शन चक्र मिशन। Broad micro theme, building an indigenous, multi-layered air defense system. बेसिकली ये इंडिया का एम्बिशियस प्लान है to create its own all-encompassing air defense system. देश के ऊपर एक इनविजिबल हाई-टेक शील्ड। सोचो जैसे आयरन मैन का सूट उसे हर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। नाइस एनालॉजी। सुदर्शन चक्र मिशन इंडिया को एनिमी मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट से प्रोटेक्ट करेगा, एक हाईटेक कवच। बिल्कुल।
इसका अनाउंसमेंट 79th इंडिपेंडेंस डे पर हुआ था और ये विजय राघवन कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बेस्ड है। राइट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक कंप्लीट एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना, दुश्मन के इन्फिल्ट्रेशंस को न्यूट्रलाइज करना और इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को एनहांस करना। और इसके फीचर्स बहुत इंप्रेसिव हैं। टाइमलाइन 2035 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। हाँ, और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन देगा, यानी स्ट्रेटेजिक, सिविलियन और रिलीजियस साइट्स सबको प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूरी तरह से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा, रिसर्च्ड, डेवलप्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। आत्मनिर्भरता का अल्टीमेट टेस्ट। इससे एक डिटरेंस इफेक्ट भी क्रिएट होगा। मतलब दुश्मन अटैक करने से पहले 1000 बार सोचेगा। एग्जैक्टली। इससे जुड़े कुछ इनिशिएटिव्स ऑलरेडी चल रहे हैं। पहला है प्रोजेक्ट कुशा। ये एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यानी LRSAM है। हाँ, जो 2028-29 तक एक्सपेक्टेड है और ये सुदर्शन चक्र का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और दूसरा है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम यानी IADWS, जिसके 3 प्रोटेक्शन लेयर्स हैं: सर्वेलेंस, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन एंड एयर डिफेंस। इसके की कंपोनेंट्स हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स यानी QRSAM एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और आने वाली हाई पावर लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DW। द फ्यूचर। इसके कंप्लीट होने पर इंडिया उन गिने चुने देशों की लिस्ट में आ जाएगा जिनके पास ऐसी एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी है। एक ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो इसका कंक्लूजन ये है कि सुदर्शन चक्र सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं है, ये इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सिंबल है। ये मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस का क्या मतलब है एग्जैक्टली? सोच लो, जैसे एक अनियन की लेयर्स होती हैं, हर लेयर का अपना काम है। ओके। सबसे बाहर वाली लेयर लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के लिए है, जैसे प्रोजेक्ट कुशा। उसके अंदर वाली लेयर मीडियम रेंज के लिए, जैसे QRSAM। और सबसे अंदर वाली लेयर बिल्कुल पास के थ्रेट्स, जैसे हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स के लिए है, जैसे VSHORDS। आइडिया यह है कि कोई भी थ्रेट बच के नहीं जा सकता। ये DW या लेजर वेपन रियल है या साईफाई मूवी जैसा है? इट्स बिकमिंग रियल। DW's हाई एनर्जी लेजर्स यूज करके टारगेट्स को स्पीड ऑफ लाइट पे डिस्ट्रॉय करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट? हाँ, ये मिसाइल्स के कंपेयर में बहुत फास्ट और पर शॉट बहुत चीप ऑल्टरनेटिव है। फ्यूचर यही है। प्रोजेक्ट कुशा में DRDO और BAL का रोल क्या है? सिंपल, DRDO इज द ब्रेन, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। द ब्रेन। और BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज द मसल, ये उस डिजाइन को मैन्युफैक्चर करती है, उसे लार्ज स्केल पर बनाती है। डिटरेंस इफेक्ट आखिर क्रिएट कैसे होता है? सिर्फ एक सिस्टम से? सिंपल, जब आपके पास एक अनब्रेकेबल शील्ड हो तो एनिमी को पता है कि उनका अटैक फेल हो जाएगा, तो वो अटैक ही नहीं करेंगे। एग्जैक्टली, दैट इज डिटरेंस। कूल ना? इज दिस सिस्टम ओनली फॉर मिलिट्री टारगेट्स? नहीं, और यही इसकी खास बात है। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन फॉर स्ट्रेटेजिक, सिविलियन एंड इवन रिलीजियस साइट्स। पूरे देश के लिए शील्ड है। पॉज करके IAWS के 3 की कंपोनेंट्स को लिस्ट आउट करो। प्रैक्टिसिंग। In short, Sudarshan Chakra mission is India's ambitious indigenous project to create a multi-layered air defense shield by 2035. तो हमने बड़े मिशंस की बात की, चलो अब कुछ क्विक इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखते हैं। ठीक है? टॉपिक नेम, न्यूज इन शॉर्ट्स। Let's start with Agni 5 IRBM test fired. इंडिया ने रिसेंटली अग्नि 5 मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर की है। ये एक न्यूक्लियर केपेबल सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल है, SSBM। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और गेम चेंजिंग बात यह है कि ये MRV केपेबल है। MRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। करेक्ट। आसान भाषा में एक ही मिसाइल मल्टीपल वॉरहेड्स ले जा सकती है और अलग-अलग टारगेट्स को हिट कर सकती है। वाओ। इसके साथ इंडिया, US, रशिया, चाइना और फ्रांस जैसे इलीट नेशंस की लीग में आ गया है। बेसिकली अग्नि 5 विद MIRV इज अ गेम चेंजर फॉर इंडिया स्ट्रेटेजिक डिटरेंस। मैसिव गेम चेंजर। नेक्स्ट अप, एक्सरसाइज स्लिनेक्स 25। ये श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज का 12th एडिशन था। नेवल एक्सरसाइज है? हाँ। इंडियन नेवी की तरफ से INS राणा, जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और INS ज्योति, एक फ्लीट टैंकर, ने पार्टिसिपेट किया। In short, SLINEX 25 strengthens naval cooperation and friendship between India and Sri Lanka. करेक्ट। तो चलो आज की गहरी चर्चा को क्विकली रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस लैंडस्केप। बिल्कुल, हमने देखा कि पहला, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन, इंडिया इलीगल इमिग्रेशन के कॉम्प्लेक्स इशू को एड्रेस करने के लिए पॉलिसीज जैसे NRC, CAA और टेक्नोलॉजीज जैसे CIBMS दोनों यूज कर रहा है। राइट, ट्राइंग टू बैलेंस सिक्योरिटी विद सोशल स्टेबिलिटी। फिर हमने जाना प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर का शेयर 23% तक पहुंच गया है। ये इंडिया के एक आर्म्स बायर से आर्म्स डेवलपर बनने के स्ट्रेटेजिक पिवट का सबूत है। 2 टेक गैप्स अभी भी एक चैलेंज है। बिल्कुल। फिर हमने देखा सुदर्शन चक्र मिशन। हमने इंडिया के फ्यूचर एयर डिफेंस शील्ड के बारे में समझा, जो 2035 तक इंडिया को एक इम्पेनेट्रेबल कंप्लीटली इंडिजिनस कवच देगा और R&D के एक नए इकोसिस्टम को जन्म देगा। फाइनली न्यूज शॉर्ट्स। हमने अग्नि 5 की गेम चेंजिंग MIRV कैपेबिलिटी और इंडिया श्रीलंका नेवल एक्सरसाइज SLINEX 25 के बारे में जाना। तो अब इस सबको याद कैसे रखा जाए? गुड क्वेश्चन। थोड़ा सोच लो। ओके। 1. डेमोग्राफी मिशन को 3 पार्ट्स में सोचो: प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस और फ्यूचर। 2. प्राइवेट सेक्टर वाले टॉपिक को विजुअलाइज करो। एक तरफ पॉलिसीज जो से पुश कर रही हैं और दूसरी तरफ चैलेंजेस जो से पुल कर रहे हैं। 3. सुदर्शन चक्र के मल्टी लेयर्ड सिस्टम के लिए वो मेमोनिक ट्राई करो। कुशा क्विकली रिएक्ट्स टू वेरी शॉर्ट थ्रेट्स। नाइस। 4. अब बताओ CIBMS और नॉर्मल बॉर्डर फेंसिंग में क्या मेन डिफरेंस है? टेक्नोलॉजी का, एक प्रोएक्टिव है, दूसरा रिएक्टिव। 5.
MIRV टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बहुत क्रेडिबल बना देती है। 6. डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स किन 2 स्टेट्स में सेटअप किए जा रहे हैं? याद है? उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। आपके लिए एक सिंपल चैलेंज, इनमें से किसी एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस, को 1 मिनट में अपने किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को समझाने की कोशिश करो। देखो कि आप मेन पॉइंट्स क्लियरली समझा पाते हैं या नहीं। और एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि इंडिया डिफेंस में टेक्नोलॉजी और सेल्फ रिलायंस पर कितना फोकस कर रहा है। सोचने वाली बात यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर AI और साइबर वॉरफेयर और इंपॉर्टेंट होती जाएगी, फ्यूचर वॉर्स में ट्रेडिशनल टैंक्स और मिसाइल से ज्यादा क्रिटिकल क्या होगा, एक सोल्जर या एक डेटा साइंटिस्ट? इंटरेस्टिंग थॉट। सब्सक्राइब नाउ, कमेंट योर फीडबैक, शेयर टू ग्रो द चैनल। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी चर्चा के साथ। जरा सोचो, आपका फोन लॉक है और एक कॉल आता है, आवाज आती है, यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और ये सब बिना एक भी पुलिस ऑफिसर के आपके दरवाजे पर आए। स्कैरी है ना? बहुत ज्यादा। दोस्तों, ये कोई साईफाई मूवी का सीन नहीं है, ये इंडिया में हो रहे न्यू एज साइबर क्राइम्स का एक हिस्सा है। 2019 से 2024 के बीच इन क्राइम से 31,500 करोड़ से ज्यादा का फाइनेंशियल लॉस हुआ है। सोचो। अनबिलीवेबल। हे, अगर ये डिस्कशंस आपकी हेल्प करें तो हिट सब्सक्राइब नाउ, कमेंट दें और चैनल को ग्रो करने के लिए शेयर करें। तो चलिए इस जर्नी में साथ चलते हैं। बिल्कुल। तो आज हम इंडिया के सिक्योरिटी एंड डिफेंस लैंडस्केप पर एक गहरी चर्चा करेंगे। पहले हम साइबर क्राइम इन इंडिया को समझेंगे, ये ऐसी डिजिटल थ्रेट्स क्या हैं और हम इनसे कैसे लड़ रहे हैं। उसके बाद हम एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED की दुनिया में चलेंगे, इंडिया का फाइनेंशियल वॉचडॉग। और एंड में एक रैपिड फायर राउंड होगा न्यूज इन शॉर्ट्स का, जिसमें लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स कवर करेंगे। रेडी हो? एब्सोल्युटली रेडी। चलो शुरू करते हैं। टॉपिक नेम, साइबर क्राइम इन इंडिया। ब्रॉड माइक्रो थीम, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल थ्रेट्स एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले साइबर क्राइम आखिर है क्या? बेसिकली साइबर क्राइम कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज होता है, और इन्हीं क्राइम्स को ट्रैक करने के लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP बनाया गया है। राइट। और ये इतना कॉमन है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हाँ बताओ। सोचो, आपके दोस्त को एक SMS आता है कि उसकी इलेक्ट्रिसिटी कट होने वाली है और उसे तुरंत एक लिंक से छोटा सा पेमेंट करना है। वो ये तो बहुत कॉमन है। हाँ, और जैसे ही वो क्लिक करता है, उसके अकाउंट से पैसे निकाल जाते हैं। ये क्लासिक फिशिंग है दोस्त। बिल्कुल। ओके, तो इसकी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन ये है कि हम सब UPI, आधार, ऑनलाइन शॉपिंग सब यूज करते हैं। बेसिकली हमारी लाइफ डिजिटल है। सही बात है। और यही कन्वीनियंस हमें एक टारगेट बना देती है, समझे? हाँ बिल्कुल। और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया का जो रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वही इसके बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है। मोर यूजर्स मतलब मोर टारगेट्स फॉर क्रिमिनल्स। एग्जैक्टली। और क्रिमिनल्स भी ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। चलो कोर लॉजिक में जाते हैं। ओके। साइबर क्राइम के टाइप्स भी इवॉल्व हुए हैं। पहले कॉमन टाइप्स थे, जैसे मालवेयर, रैंसमवेयर, जिसमें डेटा लॉक करके पैसे मांगे जाते हैं। राइट। फिशिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट, ये तो अब स्टैंडर्ड लगते हैं। लेकिन अब आते हैं न्यू थ्रेट्स, और यहाँ चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसे कि एक है डिजिटल अरेस्ट, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। फिर है क्रिप्टो जैकिंग। क्रिप्टो जैकिंग मतलब आपका डिवाइस यूज करके क्रिप्टो माइन करना। हाँ, बिना आपकी परमिशन के। फिर आते हैं डीप फेक स्कैम्स, जो स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। और फिर सबसे बड़ा गेम चेंजर, क्राइम एज अ सर्विस, CAS। एक मिनट, क्राइम एज अ सर्विस, CAS, इसका मतलब अब कोई भी साइबर अटैक खरीद सकता है? एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। आपको अब कोडर होने की जरूरत नहीं, डार्क वेब पर रेडीमेड हैकिंग टूल्स मिल जाते हैं। मतलब रेंट हैकर। वाओ, इसने क्रिमिनल्स के लिए एंट्री बैरियर बहुत कम कर दिया है। ये तो काफी डरावना है। तो इन सब के बढ़ने के पीछे आखिर रीजंस क्या हैं? देखो, एक तो हमने बात की रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ट्रांसनेशनल नेचर। मतलब स्कैम फैक्ट्रीज इंडिया के बाहर हैं। हाँ, कैम्बोडिया, म्यांमार जैसी जगहों पर। तीसरा, ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है कैश की वजह से। और भी कुछ है? और भी हैं, जैसे जुरिस्डिक्शनल चैलेंजेस, क्रिमिनल्स VPNs और एन्क्रिप्शन यूज करते हैं, और हमारे लॉज में भी गैप्स हैं। समझ गई। और इसका इम्पैक्ट वो कितना गहरा है? इम्पैक्ट बहुत गहरा है। एक तो सीधा फाइनेंशियल लॉस है, 31,500 करोड़ रुपए। बहुत बड़ा अमाउंट है। फिर हैं थ्रेट्स टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोचो पावर ग्रिड या बैंक्स पर रैंसमवेयर अटैक हो जाए, देश रुक जाएगा। हाँ। फिर सोशल और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, डीप फेक से ट्रॉमा होता है। और आखिर में इरोजन ऑफ ट्रस्ट, लोग डिजिटल सर्विसेज यूज करने से डरने लगते हैं। तो इस पर सरकार क्या कर रही है? गवर्नमेंट का अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड है। पहला है लीगल फ्रेमवर्क, IT एक्ट 2000 तो था ही, अब BNS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता भी है। ओके। और एजेंसीज? हाँ, एजेंसीज मैकेनिज्म्स भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसका हेल्पलाइन नंबर है 1930। ये 1930 हेल्पलाइन कितनी इफेक्टिव है? ये बहुत क्रूशल है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रॉड के गोल्डन आवर यानी पहले कुछ घंटों में रिपोर्ट कर दें, तो I4C बैंक्स के साथ मिलकर ट्रांजैक्शन को रोक सकती है। अच्छा, तो पैसे वापस मिल सकते हैं? हाँ, चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अवेयरनेस अभी भी कम है। इसके अलावा CZRT इन है जो वार्निंग्स देती है, और NCIPC है जो क्रिटिकल सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करती है।
सीबीआई और एनआईए भी ऑपरेशन चक्र चला रहे हैं। और टेक्नोलॉजी के फ्रंट पर? वहां भी काम हो रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स जैसे AIML बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन, डीप फेक डिटेक्शन टूल्स और साइबर स्वच्छता केंद्र है मैलवेयर क्लीन करने के लिए। और अवेयरनेस कैंपेन्स? हाँ, साइबर दोस्त और RBI कहता है इतना सब होने के बाद भी क्रिमिनल्स इतनी आसानी से पकड़े क्यों नहीं जाते? वही सबसे बड़ा रीजन है जुरिसडिक्शनल चैलेंज। स्कैमर कैम्बोडिया में, सर्वर इंडोनेशिया में और विक्टिम इंडिया में कोऑर्डिनेशन बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? वे फॉरवर्ड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना, स्ट्रिक्टर लॉज बनाना, AI कंटेंट को रेगुलेट करना सब जरूरी है। सुना है सेबी ने भी कुछ नया लॉन्च किया है। हाँ, हाल ही में सेबी ने साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क CSCRF लॉन्च किया है स्टॉक एक्सचेंजेस और म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपने कहा IT एक्ट 2000 में गैप्स हैं। सबसे बड़ा गैप क्या है जिसे फिक्स करना जरूरी है? IT एक्ट 2000 तब बना था जब डीप फेक्स या क्रिप्टो जैकिंग जैसे क्राइम थे ही नहीं, इसलिए पेनल्टीज भी कम है। इसलिए BNS जैसे नए स्ट्रिक्टर लॉज की जरूरत है। गॉट इट। तो इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट साफ है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हर उस इंसान को अफेक्ट करता है जिसके पास स्मार्टफोन है। बिल्कुल। तो कंक्लूजन ये है कि साइबर क्राइम एक नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया है, जिसे फाइट करने के लिए टेक्नोलॉजी, लॉ और अवेयरनेस तीनों जरूरी हैं। नाउ पॉज करें और इस पार्ट को बोलने की प्रैक्टिस करें। न्यू एज साइबर थ्रेट्स लाइक डिजिटल अरेस्ट एंड कैश आर राइजिंग ड्यू टू ट्रांसनेशनल क्राइम एंड लीगल गैप्स। रिहर्स। इन शॉर्ट, इंडिया एक सोफिस्टिकेटेड साइबर वॉर फेस कर रहा है और रिस्पॉन्स में अपग्रेडेड लॉज, स्पेशलाइज्ड एजेंसीज और पब्लिक अवेयरनेस सब शामिल हैं। तो अभी तक हमने डिजिटल बैटलफील्ड देखा, अब हम फाइनेंशियल बैटलफील्ड की तरफ चलते हैं। चलिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की दुनिया में। टॉपिक नेम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED। ब्रॉड माइक्रो थीम इंडियाज फाइनेंशियल वॉचडॉग एंड इट्स चैलेंजेस। तो ED को समझने से पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझना जरूरी है। हाँ, इसका सिंपल मतलब है इलीगल पैसे यानी ब्लैक मनी को लेजिटिमेट इनकम यानी व्हाइट मनी जैसा दिखाना। बेसिकली काले धन को धोना। बिल्कुल। इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो एक पॉलिटिशियन ने करप्शन से 10 करोड़ कमाए। उसने एक मूवी बनाई जो सुपर फ्लॉप हुई, लेकिन पेपर्स पर उसने दिखाया कि मूवी ने 10 करोड़ का बिजनेस किया। ब्लैक मनी व्हाइट हो गया। वाओ। इसके 3 स्टेजेस हैं। पहला, प्लेसमेंट यानी इलीगल कैश को बैंकिंग सिस्टम में डालना। दूसरा, लेयरिंग यानी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस करना ताकि मनी ट्रेल छुप जाए। और तीसरा है इंटीग्रेशन यानी उस पैसे से प्रॉपर्टी या एसेट्स खरीदना। बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो इसको रोकता कौन है? यहाँ आती है ED। राइट। इंट्रोडक्शन। ED इंडिया की प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जब भी बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स की बात आती है, ED का नाम जरूर आता है। और इसका बैकग्राउंड, ये 1956 में शुरू हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। मनी लॉन्ड्रिंग देश की इकोनॉमी को खोखला कर देती है, इसीलिए ED इतनी इंपॉर्टेंट है। तो इसके कोर लॉजिक को देखते हैं। ED इतनी पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये कुछ बहुत पावरफुल एक्ट्स को इन्फोर्स करती हैं। कौन से? इनका सबसे बड़ा हथियार है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फिर है FEMA फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और फिर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये विजय माल्या जैसे लोगों के लिए है। अच्छा, PMLA और FEMA में बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों ही फाइनेंस से रिलेटेड लगते हैं। अच्छा सवाल है। PMLA क्रिमिनल एक्ट है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल हो सकती है। ओके। जबकि FEMA एक सिविल लॉ है जो फॉरेन एक्सचेंज के रूल्स को मैनेज करता है। इसमें आमतौर पर पेनल्टी लगती है। समझ गया। लेकिन ED के सामने चैलेंजेस भी तो होंगे। हाँ, बहुत है। ऑपरेशनल चैलेंजेस हैं, जैसे इन पर पॉलिटिकल टारगेटिंग के आरोप लगते हैं और इनके पास मैन पावर की कमी है। और लीगल चैलेंजेस? हाँ, स्ट्रक्चरल एंड लीगल चैलेंजेस में इनके पास अरेस्ट और एसेट अटैचमेंट की ब्रॉड पावर्स है, जिस पर लीगल डिबेट्स चलती रहती हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए? हाँ, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी नए हैं, जैसे क्रिप्टो फ्रॉड। इसमें पिग बुचरिंग और फैंटम हैकिंग जैसे नए स्कैम्स हैं। ये पिग बुचरिंग क्या है? नाम बहुत अजीब है। ये एक ऑनलाइन स्कैम है जहां स्कैमर पहले विक्टिम से ऑनलाइन फ्रेंडशिप या रोमांस करके ट्रस्ट जीतता है। इसे पिग फैटनिंग कहते हैं। अच्छा। और फिर उन्हें फेक क्रिप्टो स्कीम्स में इन्वेस्ट करा के सारे पैसे लूट लेता है, जिसे बुचरिंग कहते हैं। बहुत डेंजरस है। ओह गॉड। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ रूलिंग्स दी हैं? हाँ, कुछ की जजमेंट्स हैं, जैसे पंकज बंसाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 केस में कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट के ग्राउंड्स रिटन में देना जरूरी है, मैंडेटरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि रिटन ग्राउंड्स मैंडेटरी हैं? ये तो बेसिक होना चाहिए। यही तो ब्रॉड डिस्क्रेशनरी पावर्स की बात है। PMLA के अंडर पावर्स इतनी वाइड है कि कोर्ट को इंटरवीन करके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। एक चीज और, FATF ने वीक ड्यू डिलिजेंस को फ्लैग किया था। ये FATF क्या है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ग्लोबल वॉचडॉग है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। उनका फ्लैग करना इंडिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल रेपुटेशन के लिए ठीक नहीं है। गॉट इट। तो इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि जब ED एक्शन लेती है तो पब्लिक ट्रस्ट सिस्टम में बढ़ता है। बिल्कुल। और कंक्लूजन ये है कि ED एक पावरफुल एजेंसी है, लेकिन उसकी पावर को ड्यू प्रोसेस और अकाउंटेबिलिटी के साथ बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ED को और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है बिना उसे एक पॉलिटिकल टूल लगे? वे फॉरवर्ड ये है कि एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस हो, मतलब इंटेलिजेंस ड्रिवन प्रोब्स हो, ना कि रैंडम पिक एंड चूज। ट्रांसपेरेंसी से ट्रस्ट वापस बनाया जा सकता है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं ED के 3 की एक्ट्स बोलने के। PMLA, FEMA एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। रिहर्स। इन शॉर्ट,
ईडी फाइनेंशियल क्राइम के खिलाफ इंडिया का सबसे बड़ा हथियार है, जो पीएमएलए से एम्पावर्ड है, लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स और जुडिशियल स्क्रूटनी के चैलेंजेस से गुजरती है। ठीक है, अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड करते हैं लेटेस्ट डिफेंस और सिक्योरिटी न्यूज पर। इसका नाम है न्यूज इन शॉर्ट्स। Buckle up. Topic name. News in shorts. Defense and security. ब्रॉड माइक्रो थीम, अ स्नैपशॉट ऑफ इंडियाज इवॉल्विंग डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड डिप्लोमेसी। पहला, फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अच्छा, ये कहाँ लग रहा है? ये मोरक्को में लग रहा है। वहां बनेगा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म वॉप 8x8, इंडिया का पहला एम्फिबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। बेसिकली एक टैंक जो पानी में भी तैर सकता है। कूल ना? बहुत कूल। लेकिन डिफेंस प्लांट मोरक्को में ही क्यों? ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इससे इंडिया को अफ्रीकन और यूरोपियन मार्केट्स का एक्सेस मिलता है। डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ाने का स्मार्ट मूव है। सही है। अगला, अगला है एनरुथ। ये क्या है? ये एक इंडिजिनसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASW SWC है। इसका काम दुश्मन की सबमरीन्स को शैलो वाटर्स में ढूंढकर डिस्ट्रॉय करना है। लेकिन एक शैलो वाटरक्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुश्मन की सबमरीन्स अक्सर कोस्टल एरियाज के पास शैलो वाटर्स में छिपने की कोशिश करती हैं, जहां बड़े वॉरशिप्स नहीं जा सकते। ये उनके लिए ही है। मेक्स सेंस। चलो नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस ERAMs। ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड मिसाइल है। इसकी रेंज 240 से 450 किलोमीटर्स तक है। वाओ। अब आते हैं पीस पैक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर। कुकीज और ग्रुप्स के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस SO अग्रीमेंट रिन्यू हुआ है। ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस या SO का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दोनों साइड्स, सिक्योरिटी फोर्सेस और इंसर्जेंट ग्रुप्स एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, ताकि शांति से बातचीत का रास्ता खुल सके। इट्स अ सीज फायर फॉर डायलॉग। ओके, और क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज इन न्यूज। इंडिया अलग अलग देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज करता है। जैसे? युद्ध अभ्यास है इंडिया US के बीच, और जपाद है रशिया बेलारूस के साथ। एक मिनट, इंडिया USA द्वाभ्यास और रशिया जापाड दोनों के साथ एक्सरसाइज क्यों करता है? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखना चाहता है और सबके साथ डिप्लोमेटिक टाइज मेंटेन करना चाहता है। और आखिरी अपडेट? एंटी नक्सल ऑपरेशंस। फोर्सेस ने अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑप किया है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इसके साथ ही मिशन संकल्प भी चल रहा है। अच्छा, चलिए अब इसको प्रैक्टिस करें। इंडियाज फर्स्ट एम्फीबियस कॉम्बैट व्हीकल इज द वॉप 8x8। रिहर्स दिस। इन शॉर्ट, डिफेंस टेक एक्सपोर्ट से लेकर स्पेशल वॉरशिप्स बनाने, इंटरनल पीस सिक्योर करने और ग्लोबल मिलिट्री डिप्लोमेसी तक इंडिया का डिफेंस सेक्टर हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है। क्या सेशन था दोस्त। चलो जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस लैंडस्केप में क्या कवर किया। हाँ। पहले हमने साइबर क्राइम की गहरी दुनिया को देखा। डिजिटल अरेस्ट जैसे नए थ्रेट से लेकर I4C और सर्ट इन जैसे गवर्नमेंट के जवाब तक। हेल्पलाइन 1930 याद रखना। फिर हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED को समझा, पीएमएलए के अंडर उसकी पावर, उसके सामने आने वाले चैलेंजेस और कैसे जुडिशरी एक बैलेंस बना रही है। और फाइनली हमारे न्यूज इन शॉर्ट्स ने हमें अपडेट किया मोरक्को में वेप व्हीकल से लेकर एनरोथ वॉरशिप तक और नॉर्थ ईस्ट के पीस पैक्ट्स तक। चलो अब कुछ क्विक कंटेंट प्रोब्स ताकि सब याद रहे। ओके, हमने 3 नए साइबर क्राइम्स डिस्कस किए हैं, याद है? हिंट, एक आपकी आइडेंटिटी चुराता है, एक आपके कंप्यूटर को माइन करने के लिए यूज करता है। डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो जैकिंग और डीप फेक स्कैम्स। परफेक्ट। और मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस याद करने के लिए वॉशिंग मशीन एनालॉजी, प्लेसमेंट, कपड़े डालना, लेयरिंग, घुमाना, इंटीग्रेशन, साफ कपड़े पहनना। इजी है ना? बहुत इजी। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए युद्ध अभ्यास में या है, US में भी या जैसा साउंड है, मेत्री थोड़ा थाई जैसा साउंड करता है फॉर थाईलैंड। ग्रेट। अच्छा, सर्टेन और I4C में डिफरेंस एक लाइन में कैसे समझाओगी? हिंट, एक वार्निंग देता है, एक एक्शन लेता है। सर्टेन वार्निंग्स देता है जैसे मौसम विभाग, और I4C एक्शन लेता है जैसे पुलिस। बिल्कुल सही। पंकज बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी ED अरेस्ट पर? कि अरेस्ट के ग्राउंड्स को रिटन में देना मैंडेटरी है। एक्सीलेंट। और आखिरी सवाल, इंडिया की पहली इंडिजिनसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट सीरीज का नाम? हिंट, अंद्रोती इस सीरीज की दूसरी शिप है। अर्नाला सीरीज। करेक्ट। अब आपके लिए एक सिंपल सा चैलेंज। अपने फोन में साइबर दोस्त का ट्विटर हैंडल देखो, उनकी कोई एक रीसेंट पोस्ट अपने किसी फैमिली मेंबर को 60 सेकंड्स में समझाओ। चलो अवेयरनेस फैलाते हैं। और एक आखिरी विचार, जहां AI डीप फेक्स को लगभग परफेक्ट बना रहा है और क्रिप्टो फाइनेंशियल ट्रेल्स को इनविजिबल, क्या हमारी लॉज और एजेंसीज हमेशा क्राइम से एक कदम पीछे ही रहेंगे, या टेक्नोलॉजी ही इसका डेफिनेटिव सोल्यूशन भी दे सकती है? थोड़ा सोच लो। इस पर सोचना जरूर। और अगर ये चर्चा पसंद आई तो सब्सक्राइब नाउ, कमेंट योर फीडबैक, शेयर टू ग्रो द चैनल। अगली बार मिलते हैं एक और गहरी चर्चा के साथ। इमेजिन दिस, एक प्रिडिक्शन है कि बाय 2025 साइबर क्राइम से ग्लोबल इकोनॉमी को $10.5 ट्रिलियन का लॉस हो सकता है। ट्रिलियन दोस्त, ये इंडिया की पूरी GDP से 3 गुना ज्यादा है। ओह वाओ। तो सोचो इस मैसिव डिजिटल बैटलफील्ड से डील करने के लिए दुनिया क्या कर रही है। एग्जैक्टली। और ये तो सिर्फ एक फ्रंट है। हाँ। आज हम इंडिया के कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी लैंडस्केप के 3 अलग अलग चेहरों को देखेंगे। कौन सी 3?
जमीन पर चलने वाली लड़ाई, कानून की किताबों में लिखी कंट्रोवर्सीज और हाँ, डिजिटल दुनिया के नए थ्रेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग। हे, अगर इससे हेल्प मिलती है तो हिट सब्सक्राइब नाउ, कमेंट दें और चैनल को ग्रो करने के लिए शेयर करें। सो लेट्स लॉक इन द जर्नी टुगेदर। चलो। तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी नक्सलिज्म की करंट सिचुएशन समझेंगे। ओके। उसके बाद हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA के प्रोज एंड कॉन्स पर एक डीप ड्राइव करेंगे। ये तो हमेशा डिबेट में रहता है। हमेशा। फिर हम UN के नए कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम पर फोकस करेंगे और देखेंगे कि इंडिया का स्टैंड क्या है। राइट। और एंड में एक क्विक राउंड अप होगा कुछ लेटेस्ट डिफेंस और टेक्नोलॉजी न्यूज का। परफेक्ट। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। तो टॉपिक नेम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE नक्सलिज्म। राइट। और ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग इंडियाज ओल्डेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज एंड द स्ट्रेटजी टू काउंटर इट। देखो, बेसिकली LWE जिसे हम नक्सलिज्म भी कहते हैं, ये इंडिया का एक बहुत ही सीरियस इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। हाँ, काफी पुराना है। बिल्कुल। इसकी आइडियोलॉजी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज और माओइस्ट फिलॉसफी पर बेस्ड है। ओके। उनका अल्टीमेट गोल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके एक क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करना। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सोचो। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जैसे मतलब काफी रिमोट एरियाज में नक्सल्स ने पोलिंग बूथ्स पर अटैक किया है। इसका मतलब क्या हुआ? लोग अपने बेसिक डेमोक्रेटिक राइट यानी वोट करने से भी डरते हैं। मतलब ये डेमोक्रेसी पर डायरेक्ट असॉल्ट है। एग्जैक्टली, समझे? चलो इसके कंटेंट को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हाँ, तो इंट्रोडक्शन की बात करें, इसकी शुरुआत हुई 1967 में वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से। नक्सलबारी, बिल्कुल, इसीलिए इसे नक्सलिज्म कहते हैं। और धीरे धीरे ये देश के कई हिस्सों में फैल गया। और इसका बैकग्राउंड भी काफी सीरियस है। एक टाइम था जब इसे रेड कॉरिडोर कहा जाता था। सुना है? हाँ। जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे स्टेट से गुजरता था। और इस वायलेंस की ह्यूमन कॉस्ट बहुत बड़ी है। सोर्सेज के अनुसार 2004 से 2025 के बीच 8,895 लोगों की जान जा चुकी है। दैट्स अ ह्यूज नंबर। इट इज। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? मतलब गवर्नमेंट इसे डील कैसे करिए? उनका अप्रोच मल्टी प्रोंग्ड है। मल्टी प्रोंग्ड, ओके। इसमें दो मेन पिलर्स हैं। पहला है डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। इसमें आते हैं रोड्स, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स बनाना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बैंक ब्रांचेस, ATMs, पोस्ट ऑफिसेस खोलना। और स्किल डेवलपमेंट के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स और ITI सेटअप करना। अच्छा। और दूसरा पिलर है सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स। इसके लिए 2017 में एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया जिसका नाम है समाधान, राइट। और नक्सल ग्रुप्स की फंडिंग रोकने के लिए यानी फाइनेंशियल शोकिंग के लिए NIA और ED PMLA केसेस यूज कर रहे हैं। फंडिंग कट करना तो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। पुलिस स्टेशंस को फोर्टिफाइड किया जा रहा है और जो नक्सल सरेंडर करना चाहते हैं उनके लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी भी है। ओके। तो इसमें एक राइट्स बेस्ड अप्रोच भी है, राइट? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट पैसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे लॉज को ठीक से इंप्लीमेंट कर रही है। हाँ, ताकि लोकल कम्युनिटीज का ट्रस्ट जीता जा सके। एग्जैक्टली। ताकि उन्हें लगे कि सिस्टम उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करता है। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट भी दिख रहा है। कैसे? रिसेंटली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को LWE अफेक्टेड स्टेट्स की लिस्ट से डिलिस्ट कर दिया गया है। ओह, दैट्स ग्रेट न्यूज़। और गवर्नमेंट का टारगेट मार्च 31, 2026 तक इसे पूरी तरह एलिमिनेट करना है। एम्बिशियस टारगेट है। तो कंक्लूजन ये है कि आगे का रास्ता एक सस्टेन्ड होलिस्टिक अप्रोच ही है। सिक्योरिटी, डेवलपमेंट और राइट्स तीनों पर एक साथ फोकस करना होगा। सही बात है। चलो अब इस पर थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके। तुम बताओ, ये जो समाधान फ्रेमवर्क है, इसका कोर आइडिया क्या है? व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अ सिंपल पुलिस एक्शन? गुड क्वेश्चन। ये सिर्फ बुलेट्स के बारे में नहीं है। समाधान एक होलिस्टिक डॉक्ट्रिन है। इसमें इंटेलिजेंस से लेकर टेक्नोलॉजी सब कुछ है। इंटरेस्टिंग। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये फाइनेंशियल चोकिंग एग्जैक्टली काम कैसे करता है? हाउ डज स्टॉपिंग मनी वीकन एन आइडियोलॉजी? देखो, ये आइडियोलॉजी को डायरेक्टली नहीं पर उसके ऑपरेशंस को क्रिपल कर देता है। अच्छा। नो मनी मतलब नो वेपन्स, नो रिक्रूटमेंट, नो प्रोपेगेंडा। उनका पूरा नेटवर्क कोलैप्स हो जाता है। मेक सेंस। अच्छा, अब तुम ये बताओ, पैसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जैसे लॉज लोगों का ट्रस्ट जीतने में ऑन द ग्राउंड कैसे हेल्प करते हैं? सिंपल। जब लोकल्स को उनके फॉरेस्ट लैंड और रिसोर्सेज पर राइट्स मिलते हैं तो उन्हें लगता है कि सिस्टम उनके लिए काम कर रहा है। तो वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, दे बिकम स्टेक होल्डर्स इन पीस। तो वो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज को रिजेक्ट कर देते हैं। राइट। बट अ क्वेश्चन फॉर यू, क्या सिर्फ डेवलपमेंट से नक्सलिज्म खत्म हो सकता है? सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल कितना क्रिटिकल है? दोनों इक्वली क्रिटिकल है। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सिक्योरिटी फोर्सेस एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां डेवलपमेंट हो सके। अच्छा। यू कांट बिल्ड अ स्कूल वेयर देयर इज कांस्टेंट फियर ऑफ अटैक। एक के बिना दूसरा सफल नहीं हो सकता। सही। माय फाइनल क्वेश्चन, नक्सल प्रोपेगेंडा को काउंटर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कि उनका पूरा रिक्रूटमेंट मॉडल मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा पर चलता है। वेरी ट्रू। अगर हम उस नैरेटिव टू ब्रेक कर दें तो उनकी सप्लाई लाइन ही कट हो जाएगी। वेरी ट्रू। Now, pause and practice saying this part aloud. Government's approach to counter LWE is a mix of security action under the Samadhan framework and developmental initiatives like financial inclusion and skill development. इसे रिहर्स करें। बिल्कुल। In short, to tackle LWE, the government is using a dual strategy of bullets and development, addressing both the violence and its root causes. समझे, बिल्कुल। So far हमने इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज देखा ऑन द ग्राउंड। अब हम एक ऐसे लॉ की बात करते हैं
जो हमेशा डिबेट में रहता है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देता है। आई थिंक आई नो विच वन। चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक नेम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA। ऑफ कोर्स। ब्रॉड माइक्रो थीम एग्जामिनिंग द कंट्रोवर्शियल लॉ दैट गिव्स स्पेशल पावर्स टू द मिलिट्री। ओके, लेट्स अनपैक दिस। AFSPA यानी आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ऑफ 1958 यस। एक स्पेशल लॉ है। ये मिलिट्री को डिस्टर्ब्ड एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स देता है। तो बेसिकली जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाती, वहां आर्मी को इन पावर्स के साथ डिप्लॉय किया जाता है। बिल्कुल। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। हाँ? इसका पॉजिटिव साइड ये है कि मिजोरम और त्रिपुरा में इंसर्जेंसी खत्म करने में इसने बहुत हेल्प की, राइट, वहां तो सक्सेसफुल रहा। और जब वहां पीस रिस्टोर हो गया तो इसे सक्सेसफुली हटा भी दिया गया, त्रिपुरा से 2015 में और मेघालय से 2018 में। लेकिन इसका एक दूसरा बहुत कंट्रोवर्शियल साइड भी है। हाँ, वही तो मेन पॉइंट है। राइट, चलो इसके कंटेंट डिस्कशन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए ये लॉ अभी नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में इफेक्टिव है। ओके। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करना है इन काउंटरिंग इंसर्जेंसीज। इसका बैकग्राउंड ही कंट्रोवर्सी से भरा है एंड इट ऑल लाइज इन इट्स प्रोविजंस। चलो इसके कोड लॉजिक को ब्रेक डाउन करते हैं। हाँ प्लीज। इसके 3 की सेक्शंस हैं जिन्हें समझना जरूरी है। सेक्शन 3 ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नर को पावर देता है कि वो किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, द डिक्लेरेशन पार्ट। हाँ, फिर है सेक्शन 4 ये आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स देता है, जैसे लॉ तोड़ने वाले के अगेंस्ट फोर्स यूज करना, यहाँ तक कि शूट टू किल इन सर्टेन सिचुएशंस। दैट्स वेरी पावरफुल। बहुत। बिना वारंट के किसी को भी अरेस्ट करना और सर्च करना और 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली को प्रोहिबिट करना। और सबसे कंट्रोवर्शियल है सेक्शन 6। एग्जैक्टली ये मिलिट्री पर्सनल को लीगल एक्शन से एक तरह से इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी मतलब उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन लेने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन यानी सैंक्शन जरूरी है। अच्छा। अब इसके आर्गुमेंट्स इन फेवर के हैं। सपोर्टर्स कहते हैं ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, एक क्विक सपोर्ट सिस्टम है। और सैंक्शन क्लॉज से अकाउंटेबिलिटी रहती है, उनका ये कहना है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेट किया था। बट द आर्गुमेंट्स अगेंस्ट आर इक्वली स्ट्रांग। क्रिटिक्स कहते हैं ये फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है, आर्टिकल 14, 21, 22। राइट टू इक्वालिटी एंड लाइफ। बिल्कुल, सेक्शन 6 की इम्यूनिटी की वजह से अकाउंटेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ऐसा क्रिटिक्स का मानना है। राइट। और ये इंडिया की डेमोक्रेटिक इमेज को भी ग्लोबली डैमेज करता है। सही। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट ये है कि इसकी वजह से कई बार सिविल मिलिट्री फ्रिक्शन होता है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के एलिगेशंस भी लगे हैं। हाँ, इसीलिए इसे रिपील या अमेंड करने की डिमांड हमेशा रहती है। एग्जैक्टली। तो कंक्लूजन ये है कि द वे अहेड इज टू फाइंड अ बैलेंस। रिकमेंडेशंस यही हैं कि इसकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, सेक्शन 6 को अमेंड करके अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, और रूटीन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के लिए आर्मी का यूज ना हो। हाँ, उसके लिए सीआरपीएफ या स्टेट पुलिस है। ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। चलो, ये सेक्शन 6 की इम्यूनिटी आखिर है क्या? व्हाट डज इट प्रैक्टिकली मीन फॉर एन ऑफिसर ऑन द ग्राउंड? प्रैक्टिकली इसका मतलब है कि वो एक बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में अपनी ड्यूटी कर सकते हैं बिना इस डर के कि उन पर फ्रिवोलस लॉसूट्स या पर्सनल हैरेसमेंट हो। ओके। बट क्रिटिक्स आर्ग्यू इट कैन लीड टू इम्प्यूनिटी, अ फीलिंग ऑफ बीइंग अबव द लॉ। अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, ये डिस्टर्ब्ड एरिया का टैग, इसे डिसाइड करने का प्रोसेस क्या है? इज इट आर्बिट्रेरी? इट्स नॉट सपोज टू बी आर्बिट्रेरी। सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर स्टेट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बेसिस पर डिसाइड करते हैं। बट इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की कमी को अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है। गॉट इट। पर इन ऑल दीज आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट सबसे ज्यादा वेट किस पॉइंट को दिया जाता है इन अ डिबेट? द होल डिबेट मतलब पूरी बहस एक क्लासिक कॉन्फ्लिक्ट पर आके रुकती है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस इंडिविजुअल राइट्स। हाँ, ये तो हमेशा का डायलेमा है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और बैलेंस फाइंड करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। तुम बताओ, इसे कंप्लीटली रिपील करने के बजाय अमेंड करने की बात क्यों हो रही है? शायद इसलिए क्योंकि इंसर्जेंसी प्रोन एरियाज में अचानक से इसे हटाने पर एक सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट हो सकता है, जिसका फायदा इंसर्जेंट्स उठा सकते हैं। एग्जैक्टली। अ फेज्ड आउट अप्रोच इज कंसिडर्ड सेफर। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ अ पर्सन अरेस्टेड अंडर FSPA? उन्हें जल्द से जल्द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में हैंडओवर करना होता है और उन पर सिविल लॉज ही अप्लाई होते हैं, बट डिलेज और अब्यूजेस के एलिगेशंस रहते हैं। नाउ, practicing AFSPA provides special powers for national security in disturbed areas, but is critically analyzed for its impact on fundamental rights and accountability. इसे रिहर्स करें जरूर। In short, AFSPA is a double-edged sword designed to be a shield for the nation, but sometimes it becomes a sword against its own citizens' rights. Well said. So far हमने physical threats और legal frameworks की बात की। हाँ। अब हम डिजिटल वर्ल्ड के एक बड़े चैलेंज की तरफ चलते हैं। A challenge that costs trillions. Topic name? UN Convention Against Cybercrime. Right. Broad micro theme. Understanding the first global treaty to fight cybercrime and its implications. So, what is this? ये UN जनरल असेंबली द्वारा दिसंबर 2024 में अडॉप्ट किया गया फर्स्ट एवर यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। First ever universal. Okay. हाँ, इसका मेन काम है साइबर क्राइम से लड़ने के लिए कंट्रीज के बीच कोऑपरेशन बढ़ाना और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शेयर करने के लिए कॉमन रूल्स बनाना। तो एक कॉमन रूल बुक बेसिकली। एग्जैक्टली। इसका सेक्रेटेरिएट UNODC है। सिंपल राइट? बिल्कुल। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। मान लो एक ऑनलाइन स्कैमर इंडिया में बैठकर US के किसी पर्सन को चीट करता है। ओके, कॉमन सिनेरियो है। पहले एविडेंस कलेक्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स था,
बट इस कन्वेंशन के बाद यूएस अथॉरिटीज इंडियन अथॉरिटी से ऑफिशियली एक स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस के थ्रू हेल्प मांग सकती हैं। नो मोर लॉन्ग डिलेज। हाँ, कूल ना? एब्सोल्युटली। चलो कंटेंट डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? पहले एक बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001 था, बट उसे रशिया और चाइना जैसे मेजर कंट्रीज ने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, तो वो यूनिवर्सल नहीं था। बिल्कुल। सो अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क वाज नीडेड। इसका बैकग्राउंड ये है कि डिजिटल थ्रेट्स एक्सप्लोड हो रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, 2025 तक 10.5 ट्रिलियन का प्रोजेक्टेड कॉस्ट है। मैसिव। और एआई ड्रिवन अटैक्स, डीप फेक्स जैसे नए चैलेंजेस भी आ गए हैं, जिनके लिए पुराने लॉज सफिशिएंट नहीं थे। ट्रू। एज ऑफ नाउ 72 मेंबर्स ने इसे साइन किया है, बट याद रखना, इंडिया हैज नॉट साइंड इट येट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? व्हाट आर इट्स की फीचर्स? फर्स्ट, इसका स्कोप एक्सपैंडेड है। इसमें सिर्फ हैकिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं, बल्कि चाइल्ड अब्यूज, कंटेंट पायरेसी और डीप फेक्स जैसे नए ऑफेंसेस भी शामिल हैं। न्यू एज क्राइम्स। यस। सेकंड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए एक 24/7 नेटवर्क बनाया जाएगा। इससे कंट्रीज रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। रियल टाइम, वाओ। थर्ड, ये प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी इंश्योर करता है। मतलब कोई भी देश दूसरे देश के डोमेस्टिक अफेयर्स में डेटा निकालने के लिए इंटरवीन नहीं करेगा। ओके, डेटा सॉवरेनिटी इज प्रोटेक्टेड। और फोर्थ, इसमें विक्टिम सपोर्ट का प्रोविजन भी है, जिससे विक्टिम्स को कॉम्पनसेशन और रिकवरी में हेल्प मिलेगी। ये बहुत अच्छा है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट? सोचो, ये कन्वेंशन ग्लोबल साउथ के उन देशों के लिए गेम चेंजर है जिनके पास रोबस्ट साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग में डायरेक्ट हेल्प मिलेगी। हाँ। सो द कंक्लूजन इज सिंपल, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। ये मल्टीलैटरलिज्म की एक जीत है और राइजिंग डिजिटल थ्रेट से ग्लोबली फाइट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है। बिल्कुल। चलो कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैजंट इंडिया साइंड इट येट? एनी पॉसिबल रीजंस? देखो, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं है, बट एक्सपर्ट्स बिलीव इंडिया शायद इसके सॉवरेनिटी और डेटा शेयरिंग क्लॉजेस को केयरफुली इवैल्यूएट कर रहा है। अच्छा, इंडिया वांट्स टू इंश्योर इट्स डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसीज आर नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड। मेक सेंस। बट ये बताओ, ये 24/7 नेटवर्क एग्जैक्टली काम कैसे करेगा? ये बेसिकली डेजिग्नेटेड कॉन्टैक्ट पॉइंट्स का एक ग्लोबल नेटवर्क होगा। हर कंट्री में एक नोडल एजेंसी होगी जो अर्जेंट रिक्वेस्ट पर फास्ट एक्शन लेगी। यस। सो नो मोर वेटिंग फॉर मंथ्स फॉर ब्यूरोक्रेटिक अप्रूवल्स। पर ये बुडापेस्ट कन्वेंशन से फंडामेंटली अलग कैसे है? व्हाट्स द कोर डिफरेंस? द बिगेस्ट डिफरेंस इज इंक्लूसिविटी एंड लेजिटिमेसी। ये यूएन के अंडर है, जिससे इसकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है। राइट। और इसका स्कोप भी वाइडर है, कवरिंग न्यू एज क्राइम्स। लेकिन एआई ड्रिवन अटैक्स और डीपफेक्स को हैंडल करना कितना डिफिकल्ट होगा इवन विद दिस ट्रीटी? बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमेशा लॉ से 2 कदम आगे रहती है। बट एक लीगल फ्रेमवर्क कोऑपरेशन के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रू। फाइनल क्वेश्चन, ये विक्टिम सपोर्ट आम आदमी के लिए क्या मायने रखता है? इसका मतलब है कि अगर कोई साइबर फ्रॉड का शिकार होता है, तो उन्हें अपने पैसे रिकवर करने में और लीगल हेल्प लेने में एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट मिल सकता है। दैट्स वेरी हेल्पफुल। Now let's practice saying. The UN Convention Against Cybercrime, adopted in 2024, is the first universal treaty creating a 24/7 network to combat digital threats like deepfakes and fraud. Practice. Definitely. In short, this UN convention is like creating a global cyber police team with a common rule book to catch criminals who operate across borders. Perfect analogy. अब हम कुछ ऐसी ही cutting edge technology और defense updates पर एक quick look डालते हैं. Okay, I'm ready. Let's jump to the next section. Topic name: News and Shots, Defense and Tech. Right. Broad micro theme: a rapid-fire update on India's latest defense systems, schemes, and military exercises. First up, अनंत शास्त्रा एयर डिफेंस सिस्टम। अनंत शास्त्रा, okay. ये एक इंडिजिनस क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSM सिस्टम है। Made in India. हाँ, DRDO, BEL और BDL ने मिलकर बनाया है। ये हाईली मोबाइल है और इसकी रेंज 30 किलोमीटर है। बेसिकली हमारी आर्मी के लिए एक मोबाइल शील्ड। Cool. Next है Saksham system. Full form: Situational Awareness for Kinetic, Soft and Hard Kill Assets Management. इतना लंबा नाम? I know. Simple words में ये एक एडवांस्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन किलर। Exactly. ये दुश्मन ड्रोन्स को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज करता है। BEL के साथ मिलकर डेवलप किया है। इंटरेस्टिंग है ना? ऐसा ही एक सिस्टम EU भी बना रहा है जिसका नाम है ड्रोन वॉल। ओह, ड्रोन वॉल। हाँ, ये एक AI बेस्ड मल्टी लेयर्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जिसका कोड नेम एयर शील्ड है। ये डेनमार्क में सस्पेक्टेड रशियन ड्रोन इंकर्जन्स के रिस्पॉन्स में बनाया जा रहा है। अब टेक की बात करते हैं। SITA स्कीम। SIT। हाँ, ये UIDAI की स्कीम है। फुल फॉर्म: इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार। ओके, आधार से रिलेटेड है। इसका मेन एम आधार के डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है और डीप फिक्स, स्पूफिंग से फाइट करना है। इसमें बायोमेट्रिक्स और AML सॉल्यूशंस पर फोकस है। बैक टू डिफेंस, INS एंड्रोथ। एनरोथ। ये इंडिया का सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ASWSC है। इसे GRSC कोलकाता ने बनाया है। इसका काम है कोस्टल एरियाज में मैरिटाइम सर्वेलेंस और एनिमी सबमरीन्स को हंट करना। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज इन न्यूज। लेट्स हियर देम। पैसिफिक रीच, ये एक मल्टीनेशनल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। कोनकान 25, इंडिया यूके की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। ओके। ऑस्ट्रा हिंद 2025, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति, इंडिया इंडोनेशिया की जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज। जेमेक्स 2025, इंडिया जापान की जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ओशन स्काई,
ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसे स्पेनिश एयरफोर्स ने होस्ट किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इसमें पहला नॉन नेटो पार्टिसिपेंट था। दैट इज सिग्निफिकेंट। चलो इस पर क्विक क्वेश्चंस। अनंत शास्त्रा और साक्षम दोनों इंडिजिनस हैं। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इन वन लाइन? सिंपल, सेल्फ रिलायंस एंड क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी। हम दूसरे देशों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। परफेक्ट। पर सीता स्कीम हमारी डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है? विल माई आधार ऑथेंटिकेशन बिकम सेफर? एब्सोल्युटली। ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को और सिक्योर बनाएगा, मेकिंग इट हार्डर फॉर फ्रॉडस्टर्स टू मिसयूज योर आधार। दैट्स अ रिलीफ। बट टेल मी, इतने सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाई डू आर्मीज प्रैक्टिस टुगेदर? फोर्सेस एक साथ सीमलेसली काम कर सके। इट्स लाइक टीम बिल्डिंग फॉर आर्मीज। एग्जैक्टली। लेकिन INS एनरॉक को शैलो वाटरक्राफ्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोस्टल एरियाज में, मतलब कम गहरे पानी में ऑपरेट करने के लिए स्पेशली डिजाइंड है, जहां बड़े वॉरशिप्स नहीं जा सकते। अच्छा। इट्स अ सबमरीन हंटर फॉर आवर कोस्टलाइन। व्हाट अबाउट एक्सरसाइज ओशन स्काई? इंडिया का फर्स्ट नॉन नेटो पार्टिसिपेंट होना क्या सिग्निफाई करता है? ये इंडिया की बढ़ती हुई ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और मिलिट्री क्रेडिबिलिटी को सिग्निफाई करता है। मेक सेंस। चलो इसे रिहर्स करते हैं। की अपडेट्स आर अनंत शस्त्र, QRSAM, साक्षम, काउंटर ड्रोन, सितार आधार सिक्योरिटी, INS एंड्रॉट, ASWSWC and exercise Ocean Sky. India as first non-NATO participant. Practice it? जरूर। इन शॉर्ट, इंडिया इज रैपिडली बूस्टिंग इट्स इंडिजिनस डिफेंस टेक एंड डीपनिंग इट्स मिलिट्री पार्टनरशिप्स ग्लोबली, आत्मनिर्भर भी और विश्व मित्र भी। वाह, क्या सेशन था दोस्त। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं। लेट्स डू इट। ब्रॉड माइक्रो थीम था इंडियाज सिक्योरिटी एंड डिफेंस लैंडस्केप। राइट। पहले हमने LWN नेक्सलिज्म देखा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों यूज करके इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रही है। द स्ट्रेटजी इज बुलेट्स प्लस डेवलपमेंट। बिल्कुल। फिर हमने एफस्पा समझा। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक पावरफुल टूल है, लेकिन इस पर ह्यूमन राइट्स को लेकर एक बहुत सीरियस डिबेट है। इट्स अ क्लासिक सिक्योरिटी वर्सेस लिबर्टी डायलेमा। सही। उसके बाद UN साइबर क्राइम कन्वेंशन। हमने जाना कि ये एक लैंडमार्क ग्लोबल ट्रीटी है जो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए बनाई गई है, अ ग्लोबल रूल बुक। और फाइनली न्यूज इन शॉर्ट्स। हमने अनंत शस्त्रा, सक्षम, सीटा, INS एनरॉथ और इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर किया, शोइंग इंडियाज फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। परफेक्ट समरी। अब चलो कुछ कंटेंट प्रोब्स ट्राई करते हैं, ये श्योर करने के लिए कि सब याद हो गया। ओके। 1. LWE के लिए गवर्नमेंट का 2-pronged अप्रोच क्या था? याद है? सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। करेक्ट। 2. FSSPA के सेक्शन 4 और सेक्शन 6 में मेन डिफरेंस कैसे याद रखोगे? सिंपल। सेक्शन 4 गिव्स पावर टू एक्ट और सेक्शन 6 गिव्स प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्शन। समझे? Exactly. 3. Quick guide to remember the Cybercrime Convention. Who? UN. What? First universal law for cyber evidence. Why? Rising threats. India's status? Not yet signed. Perfect. 4. अनंत शस्त्रा, सक्षम और INS एनरोथ में कॉमन थ्रेड क्या है? हिंट, आत्मनिर्भर भारत। Indigenous in defense. Yes. 5. मिलिट्री एक्सरसाइजेस को याद करने का तरीका। कंट्री के नाम से कनेक्ट करो, जैसे ऑस्ट्रा हिंड इज इक्वल टू ऑस्ट्रेलिया प्लस हिंद, जाइमैक्स। Japan plus India. Easy ना? बिल्कुल। 6. अगर LWE, AFSPA और साइबर क्राइम में कनेक्शन बनाना हो तो कॉमन थीम इवॉल्विंग सिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकता है, राइट? From physical ground battles to legal battles to digital battles. एग्जैक्टली। क्या फ्लो है। Here's a simple challenge. 1 मिनट लो और AFSPA के सपोर्ट में 2 आर्ग्यूमेंट्स और उसके अगेंस्ट में 2 आर्ग्यूमेंट्स रिकॉल करके किसी फ्रेंड को समझाने की कोशिश करो। Try it. It will lock the concept in your mind. बहुत अच्छा चैलेंज है। तो ये था हमारा आज का इन डेप्थ डिस्कशन। होप सबको मजा आया और कुछ नया सीखने को मिला। Subscribe now, comment your feedback, share to grow the channel. अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक keep learning.